हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल हर पेपर में आपको देखने को मिलता है, जिसका हम डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे। तो अपने दिमाग को सभी जगहों से हटाकर एक बार मेरी तरफ आकर्षित कर दीजिएगा और देखते हैं इस टॉपिक से या इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कितनी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। जनरली हमारे मन में जब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू करते हैं तो बहुत सारी जगह वैद्युत फ्लक्स लिखा रहता है, जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में क्यों ना जाना जाए। तो शुरुआत करते हैं वैद्युत फ्लक्स की जानकारी के साथ। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में या हमारे सामने या कहीं पर भी एक वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम जाकर कोई पृष्ठ ले जाकर रखते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल टाइप में समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिएगा ये एक वैद्युत क्षेत्र है, तो ये वैद्युत क्षेत्र कब जाना जाएगा? जब इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होंगी, मतलब उस क्षेत्र को जहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत सारी मात्रा में उपस्थित होती हैं, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिएगा ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें रेखाएं इधर से निकलकर इधर जा रही हैं, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर से इधर ही जाए, आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि इधर से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और वो इधर साइड में जा रही हैं। हम इस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हम इस पृष्ठ को ऐसे वैद्युत क्षेत्र में ले गए। अब जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में ले गए तो इसका ये क्षेत्रफल या फिर ये क्षेत्रफल, एक्चुअल में वैद्युत बल रेखाएं या तो इधर से आ रही हैं तो ये क्षेत्रफल, या फिर इधर से आ रही हैं तो ये क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल में से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। बड़ा प्यारा सा आंसर है। अगर हमारे सामने या हमारे आसपास कहीं वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होती हैं, या तो अगर इधर से इधर गुजरे या फिर इधर से इधर गुजरे, तो वहां पर एक ही डायरेक्शन में सभी वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं। अब मान लीजिएगा वो वैद्युत बल रेखाएं हमारे पास में इधर से इधर जा रही हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र को उसके पास में ले जाते हो, मतलब किसी भी क्षेत्रफल को उसके पास में ले जा रहे हो या कोई भी पृष्ठ को आप उसके पास में ले जा रहे हो, तो इस पृष्ठ के या इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसका वैद्युत फ्लक्स कहलाती है? तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। हो गया ना क्लियर? तो देखो एक बार लिख के समझते हैं इसको। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र ई में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स
कहलाती है या कहलाता है। उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र ई में यदि किसी पृष्ठ को ले जाया जाता है तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से जितनी भी मतलब जो पृष्ठ है उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या हमारी क्या कहलाती है? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक बार आप भी बोल दीजिएगा, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास में जो पृष्ठ है वो ये पृष्ठ है। मान लीजिएगा ये हमारे पास में एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाना चाह रहे हैं। या मान लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर डायरेक्शन में, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहां से वैद्युत बल रेखाएं पास एंटर कर रही हैं और यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये हमारे पास में पृष्ठ है। अब एक बात सोचिएगा, जैसे ये हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र है और इस पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें वैद्युत बल रेखाओं के साथ साथ में ये देखना होगा कि इस वाले पृष्ठ से ही तो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कौन सा होगा? सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आएगा, जैसे हमारे पास में ये पृष्ठ और वैद्युत बल रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ है। तो मतलब यही वैद्युत क्षेत्र है जहां पर वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसी में हम इस पृष्ठ को ले गए। ये मान लीजिएगा ये 3D डायग्राम नहीं है, मतलब ये ऐसे करके बनाया गया है 2D में। अगर ये पृष्ठ है मतलब ऐसी कल्पना करनी है कि नीचे से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और ऊपर निकल रही हैं, और ये हमारे पास में पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा। तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ वही क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। मतलब ये क्षेत्रफल हो गया और इस क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा लंबवत बाहर की तरफ। जैसे अगर ये मान लीजिएगा ये पृष्ठ होता, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरती, तो इस वाले का क्षेत्रफल मान लीजिएगा सदिश कहाँ है? तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ पर चौक रख दीजिएगा बाहर की तरफ, मतलब जिधर चौक जा रहा है इधर क्षेत्रफल सदिश। अगर मान लीजिएगा ये वाला अगर पृष्ठ की बात करें, इस वाले की ऐसे करके देखें इसे इधर वाले की, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये वाला, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, और इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर। मतलब जिस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल सदिश देखना होता है उस पृष्ठ पर आप चौक रख दीजिएगा, उसके बाहर वाली मतलब उसके ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन दिखाती है वही उसके क्षेत्रफल सदिश को दिखाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल a है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वो लंबवत बाहर की तरफ होगा, मतलब a इधर साइड होगा, क्षेत्रफल सदिश मतलब a। और जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं मतलब वैद्युत क्षेत्र वो भी किधर है? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब वैद्युत क्षेत्र भी ई ऊपर की ही तरफ है। ये ई है सब, ये ई वो ई। तो ये वैद्युत बल रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत बाहर की तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम सेम हो गई। अगर और भी कोई हमसे पूछे कि एक्चुअल में हम अगर इसको बताना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं, अथवा करके लगा सकते हैं, अथवा वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र
क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश, जिस पृष्ठ को आप वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हो उसका क्षेत्रफल सदिश, तथा वैद्युत क्षेत्र मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वो उनके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो फाई है, मतलब फाई ई, वो ई वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी वेक्टर राशि है मतलब सदिश राशि है, और उसके अदिश गुणनफल को डॉट से प्रदर्शित करते हैं ए, तो ए भी हमारे पास में वेक्टर राशि है मतलब क्षेत्रफल सदिश। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट उसके बराबर होता है हमारे पास में वैद्युत फ्लक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। ई और ए ये दोनों से वेक्टर क्वांटिटी है मतलब सदिश राशियां हैं, इनका अदिश गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। आराम से बोल सकते हैं। अब जैसा कि हम गणित में जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, हम ये नहीं पूछना चाह रहे कि आप इस चराचर संसार को जानते हैं, हम पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड आप क्या जानते हैं। तो आप जानते हैं ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास में कौन कहता है, हमारा गणित कहता है। गणित कहता है ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, जिस प्रकार से एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, वैसे ही ई डॉट ए तो आप कहोगे ई ए कॉस थीटा। बुरा तो नहीं लगा आपको? तो ई ए कॉस थीटा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया वैद्युत फ्लक्स का। अगर कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा मतलब कहां से आया, तो ई और ए के अदिश गुणन से, मतलब अगर हम ई और ए का अदिश गुणनफल निकालें तो वही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये तो बात यहां तक की रही। अब बाय द वे आपके पास में यहां तो एक क्षेत्रफल दिखने लायक है, बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान आपसे यूं कह दे कि साहब इतना सा क्षेत्रफल, मतलब बिल्कुल छोटा सा क्षेत्रफल, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकालिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बच्चा अगर दावत में जाता है तो 10 पूड़ी परसने को मिलती है, उसको 10 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, 4 दे सकते हो। अगर कोई नन्ना मुन्ना बच्चा जा रहा है तो क्या दोगे, दही दोगे ना, थोड़ा सा दोगे ना, तो थोड़ा सा दीजिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा देना है तो थोड़ा सा दीजिएगा। और थोड़े से की पहचान गणित किससे करता है, थोड़ा सा जब भी शब्द आ जाता है तो गणित कहता है मेरे आगे डी लगा दो। गणित ने जब जब थोड़े का उपयोग किया है तो उसने डी लगाया है। क्लियर बात हो गई कि नहीं? तो आप ये कह सकते हैं अगर हमारे पास में ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कंसीडर कर लीजिएगा, थोड़ा सा अलग चलती है इसके लिए। ये हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र ई है, ये ऐसे करके ये करके दिखाओ। क्लियर? और यहां पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान रहे हैं, मान लीजिएगा ये हमारे पास में क्षेत्रफल है डी ए। क्लियर बात हो गई कि नहीं? अब ये डस्टर बाबू जो है ना, वो वैद्युत क्षेत्र से ऐसे रखे हैं, और ये डस्टर नहीं है, इन डस्टर का छोटा सा क्षेत्रफल। अब उससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो आप आंसर क्या दोगे, आप दोगे, देखो जब छोटा है, कोई कह दे हमारे पास में साहब इतना बड़ा पाइप है, तो इसका मतलब उसकी पाइप में से ज्यादा पानी निकलता है। और कोई कह दे हमारे पास में छोटा सा पाइप है, इसका मतलब पाइप में से कम पानी निकलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर बात करें हम कि छोटा सा, तो डी फाई ई, मतलब हमारे पास में छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए। क्लियर बात हो गई कि नहीं? अगर ई डॉट डी ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा।
कहां से आया भैया कॉस थीटा? आप बता सकते हैं यहां से, जब दो राशियों का सदिश गुणन मतलब जो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो उसके साथ में कॉस थीटा आता है, तो यहां पर कॉस थीटा आ गया। तो डी फाई ई बराबर क्या हो गया? ई डी ए कॉस थीटा ई। क्लियर बात हो गई कि नहीं? आप ये कह सकते हैं कि डी फाई ई का फॉर्मूला हो गया ई डी ए कॉस थीटा। कोई पूछे डी फाई ई क्या होती है, आपकी कौन लगती है, तो आप ये कह सकते हैं डी फाई ई छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है। क्लियर बात हो गई कि नहीं? अब बाय द वे अगर कोई इंसान आपसे यूं पूछे साहब आपने बहुत बड़ा मकान बना दिया, उसने कहा, आपने कहा जी बिल्कुल बहुत बड़ा मकान बना दिया, कितनी ईंटें लगी हैं साहब? आप कहोगे 1000 ईंट लगी हैं। और कोई पूछे, अगर कोई बड़ा बहुत दिमाग वाला होगा तो बड़े हंस हंस के पूछेगा एक ईंट लगवाने में क्या रुपए लग जाते हैं? आपने कहा 5 रुपए। और अगर उसको पूरे मकान का खर्चा निकालना हो तो घर बैठे निकाल सकता है, क्योंकि ईंट कितनी लगवाई आपने साहब? 10,000। और एक ईंट कितने की लग रही है साहब? 5 रुपए की। तो 10,000 में 5 की गुणा कर दीजिएगा तो टोटल आंसर निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पास में छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है और अगर हमें टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमारा मैथमेटिक्स भाई साहब कहते हैं कि उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब जब आप इंटीग्रेशन करोगे समझ लीजिएगा छोटे से टोटल का निकल आएगा। क्लियर? तो अगर हम इसी से छोटे से बड़े को निकालें, जैसे फाई ई को निकालें डी फाई ई से अगर निकालें तो इसका बस आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। मतलब जो फाई ई डायरेक्ट यहां से आएगा वही फाई ई डी फाई ई से भी आ जाएगा जब हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। अगर हमारे पास में छोटा सा वैद्युत फ्लक्स दे रखा है और अगर हमें पूरे के लिए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका सिर्फ समाकलन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आ चुका है, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो बस देर मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा हमारे लिए आप भी कुछ कर दीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कहां से निकालेंगे? तो आसान सा है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकल आएगा। वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला में मतलब उसके सूत्र में जो जो राशियां आती हैं वो जिस प्रकार से उसी प्रकार से उनके मात्रक को इस्तेमाल कर लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपके सामने होगा। तो आप ये कह सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। कहने का मतलब जो फाई ई बराबर होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। तो फाई ई का अगर हम मात्रक निकालें तो फाई ई का मात्रक हो जाएगा ई का मात्रक इनटू ए का मात्रक। मतलब यदि हमें फाई ई का मात्रक प्राप्त करना है तो ई का मात्रक इनटू ए का मात्रक। अच्छा, ई का मात्रक कहां से निकालेंगे? तो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे क्यू ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। तो क्या आप ई की जगह पे लगा सकते हैं एफ अपॉन क्यू का मात्रक इनटू ए का मात्रक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ए क्या है? एरिया। एफ क्या है? बल। क्यू क्या है? आवेश। तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्यू का मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलाम। और ऊपर ए एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का मात्रक आ गया न्यूटन अपॉन कूलाम, ऊपर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो आराम से आप फाई ई का मात्रक किसी को भी बता सकते हैं कि फाई ई का मात्रक होता क्या है।
कोई दिक्कत नहीं। एक बार फाई की विमा भी देख लेते हैं। फाई की विमा क्या होती है, बड़ा आसान सा है फाई की विमा निकालना। तो फाई ई की विमा, देखो क्या आप फाई की विमा निकालेंगे तो आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं एफ अपॉन क्यू की विमा इंटू ए की विमा, क्योंकि ये फाई का ही तो फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो आप ये कह सकते हैं फाई की विमा बराबर एफ अपॉन क्यू की विमा इंटू ए की विमा। अब एफ क्या है, बल, और बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2, ये बल की विमा होती है। इधर ए एरिया है, एरिया की विमा होती है एल स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू बराबर होता है आई टी। आई की विमा क्या होती है, आप यहां लिख सकते हैं चूंकि क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई की विमा क्या होती है ए और टी की विमा क्या होती है टी। तो इन सभी को सॉल्व कर दीजिएगा, वही आ जाएगी फाई ई की विमा। तो देखो ए ऊपर जाएगा तो एम तो ऊपर अकेला है ही है, ए ऊपर जाएगा तो ए, टी ऊपर जाएगा तो माइनस के 1, क्योंकि ये टी की पावर 1 है, और ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाएगा चिन्ह, तो माइनस के 1 और माइनस के टी मतलब माइनस के 2, क्योंकि टी की पावर यहाँ माइनस के 1 ऊपर जाएगा मतलब 1 है, और ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 ये और माइनस के 2 ये, तो आप कहोगे टी की पावर -3। आगे एल अकेला ये और एल 2 ये, तो एल की पावर 3। तो यही विमा हो गई फाई की। अगर कोई पूछे फाई की विमा क्या होती है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं एम ए टी -3 एल क्यू। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखकर भेज दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो यदि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, देखो यहाँ तक मात्रक निकालना, अगर कोई पूछे हमसे कि फाई का मात्रक क्या होता है तो फाई का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो हम मात्रक उसका निकाल ही सकते हैं। तो फाई का फॉर्मूला होता है एफ, मतलब यहाँ पर होता है फाई का फॉर्मूला ई इंटू ए। अच्छा, ई की बात करें तो ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू इंटू ए। अब ए की एफ की बात करें तो उसका न्यूटन, क्यू की बात करें तो कूलाम, और ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। अब यहाँ पर बात आती है विमा की। विमा निकालनी है तो एफ अपॉन क्यू की विमा निकाल लें इंटू ए की विमा। एफ की विमा एम एल टी -2 और ए की विमा एल स्क्वायर और क्यू की विमा ए टी। तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने के बाद में विमा आ जाएगी एम ए टी -2 एल की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसको आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये हमारे एग्जाम में अवश्य आएगा। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में छोटा भले ही है, लेकिन इतना इंपोर्टेंट कि हर एग्जाम में आपको इसकी शकल अवश्य देखने को मिलती है। गॉस की प्रमेय एक्चुअल में तब लगाई जाती है, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी और उन्होंने अपनी प्रमेय में बताया था कि मतलब इसके द्वारा हम किसी भी बिंदु पर, मगर पथ हमारा बंद होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास में जहां पर हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास में क्लोज मतलब बंद पथ होना चाहिए, वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई आवेश है और कहीं पर रखा हुआ है, अगर हमारे पास में उसके कारण यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो हम आसानी से किसका इस्तेमाल मतलब किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जाम। वो किसी भी साल का बोर्ड एग्जाम हो जिसमें गॉस की प्रमेय ना आई हो तो वो एग्जाम ही किस बात का एग्जाम। तो एक बात समझते हैं गॉस की प्रमेय होती क्या है।
गॉस की प्रमेय ये कहती है कि यदि हमारे पास में कोई आवेश है और वो एक बंद पथ पर रखा हुआ है, मतलब एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर वो उपस्थित है, मतलब एक आवेश जो किसी बंद पृष्ठ में रखा हुआ है, तो माना जाता है, गॉस जो कहते हैं उसके हिसाब से, गॉस कहते हैं कि उस पृष्ठ से जो बद्ध फ्लक्स होगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स, जिस पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है, उस पृष्ठ से जो बद्ध फ्लक्स होगा वो उस आवेश और जिस माध्यम में वो पृष्ठ रखा हुआ है वहां पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की जो विद्युतशीलता है, उस आवेश में निर्वात की विद्युतशीलता का डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बराबर उसका वैद्युत फ्लक्स होगा। कहने का मतलब यदि आवेश कहीं पर रखा है और वो एक बंद पृष्ठ में रखा है, तो उस पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स, वो उसमें उपस्थित आवेश में अगर एप्सिलॉन मतलब निर्वात की विद्युतशीलता का डिवाइड दे देंगे तो जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा। अगर आप ऐसा नहीं बोलें तो आप बोल सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है। वैज्ञानिक गॉस ने ये बोला कि अगर हमारे पास में कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है और वो पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन मतलब निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होगा। तो सुन एक बार लिखकर समझते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कहने का मतलब ये है, और एक चीज याद रखने वाली है कि गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए, मतलब बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। आप ये कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, और गॉस की प्रमेय हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, मतलब आप खुले पृष्ठ के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि माना कि यदि कोई बंद पृष्ठ जिसमें Q आवेश उपस्थित है, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तब गॉस प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर होगा Q/एप्सिलॉन। मतलब जो फाई की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? Q/एप्सिलॉन के बराबर होगी। मतलब गॉस
के अनुसार आप ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई बंद पृष्ठ है जिसमें कोई Q आवेश उपस्थित है तो उस पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश तथा 1/ε0 मतलब जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है 1 वो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और गॉस की प्रमेय हमेशा एक बंद पथ के लिए ही लागू होती है, खुले पृष्ठ के लिए उसे आप लागू नहीं कर सकते। बड़ा आसान था मतलब बड़ा आसान सा टॉपिक है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। तो आई होप यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि गॉस की प्रमेय φE = Q/ε0 कहां से आता है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। एक्चुअल में गॉस की प्रमेय होती क्या है, φE = Q/ε0। यही तो आपने पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू रहती है और यदि पृष्ठ में Q आवेश उपस्थित है तो Q आवेश तथा उसमें 1/ε0 की गुणा कर दें तो उससे जो मान प्राप्त होता है वही वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। एक्चुअल में ये गॉस ने कहीं ना कहीं से, जो वैज्ञानिक गॉस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से तो इसकी उत्पत्ति की होगी, तो वह उत्पत्ति जहां से φE = Q/ε0 उन्हें प्राप्त हुआ वही इस डेरिवेशन के अंतर्गत हम तुम्हें कराएंगे। तो इस डेरिवेशन जब शब्द आता है तो आपको अपना माइंड एकदम बोर्ड पर लगा लेना चाहिए जिससे वो डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर बन जाए। जैसे कि आपने मान लिया, यहां पर हमारे पास में हमने मान लिया कि कोई ये R त्रिज्या का गोला है, ये R त्रिज्या का गोला। क्लियर? यहां पर R त्रिज्या है मतलब ये गोले का केंद्र है और केंद्र से बाहर किसी भी बिंदु तक की दूरी, चाहे आप यहां से यहां तक के ले लीजिएगा, चाहे यहां से यहां तक के ले लीजिएगा, चाहे यहां से यहां तक के ले लीजिएगा, ये सारी दूरी त्रिज्या कहलाती है। और आपने मान लिया कि यहीं इसी गोले के अंदर एक Q आवेश रखा हुआ है। जब गोले के अंदर आपके पास में Q आवेश रखा हुआ है तो यहां पर गोले के पास में आप एक छोटा सा एरिया मान रहे हैं dA। यहां पर यह हमने dA मान लिया। अब एक बात सोचिएगा, जब आवेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इसमें गोले में हर जगह बाहर की तरफ होगी, मतलब हर पृष्ठ के बाहर की तरफ, मतलब यहां से भी बाहर की तरफ जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र है वो ये होगा, ये मतलब ये सब E होगा, E। अब एक बात सोचिएगा, यहां पर भी E होगा। अब यदि हम इसका dA जो हमने क्षेत्रफल माना है, अगर हम इसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे तो इस क्षेत्रफल वेक्टर, जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर थोड़ी कल्पना करिएगा, यहां पर हमारे पास में एक गोला रखा हुआ है, उस गोले पर यदि हमारे पास में मान लीजिएगा ये उसका थोड़ा सा हिस्सा इधर आ गया, अगर यहां पर हम क्षेत्रफल मान रहे हैं तो क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ होगा। कहने का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की तरफ, मतलब ये dA, और आपके पास में E भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में जो थीटा बराबर है वो कितना हो गया, 0। तो हमारे पास में थीटा कितना प्राप्त हो गया, 0। तो आपने क्या क्या चीज कंसीडर की है उसको मानना पड़ेगा आपको। माना कि R त्रिज्या का कोई गोला है जिसके केंद्र पर Q आवेश रखा है, इसके पृष्ठ के किसी बिंदु P पर
ई तथा DA के मध्य कोण थीटा इक्वल टू 0 है। तब हमने मान लिया कि हमारे पास में एक गोला है और जो गोला हमने माना है उसकी स्मॉल r त्रिज्या है और इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने DA लिया और उस क्षेत्रफल को मान लीजिएगा वहां पर एक P बिंदु मान लिया, ये P बिंदु पर एक हमने क्षेत्रफल ले लिया P बिंदु पर, ये P बिंदु है। अब मान लीजिएगा ये P बिंदु है और इसी पर हमने क्षेत्रफल लिया है P बिंदु पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो DA और E के मध्य में जो कोण है वो 0 एंगल है। तब आप गॉस की प्रमेय को सिद्ध करिएगा, मतलब कर रहे हैं, तब एक बार देखते हैं। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि फाई ई अगर हम निकालें तो फाई ई बराबर हमारे पास में क्या होता है, तो यहां पर अगर डी फाई ई निकालेंगे तो वो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यही हो जाएगा। डी फाई ई बराबर, क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो यहां से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी तो छोटा सा होगा, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब डी फाई ई बराबर हो जाएगी ई डी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर? मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए। और जब डी फाई ई बराबर ई डी ए हो गया तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस पृष्ठ से, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो कुल फ्लक्स मैं यहां पे निकाल देता हूं। पहले आपको ये फिर यहां से शुरुआत करनी है। तो आप ये कह सकते हैं कुल फ्लक्स फाई ई बराबर, हमें निकालना किससे है, एक छोटा सा फ्लक्स मालूम है और हमें कुल निकालना है। तो हमने इससे पहले वाली जो हम पहले वाला टॉपिक करा रहे थे उसी में हमने बताया था कि जब छोटे वैद्युत फ्लक्स से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ई डी ए, तो ई डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अब ईडीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई जो वैल्यू है वो वैद्युत क्षेत्र मतलब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब एक्चुअल में अगर हमें किसी प्रकार से ई की वैल्यू मिल जाए और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू मिल जाए तो ही हमारे पास में फाई ई निकल आएगा। अब एक बात बताइएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू का मतलब क्या होता है। डीए हमने किस पृष्ठ पर माना है, उस टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बस वही टोटल इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू है। अब इसका मतलब ये गोलाकार आकृति है और इसी पर हमने डीए माना है। अगर हम टोटल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल DA बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हम जानते भी हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक चीज और सोचिएगा, हम निकाल किस बिंदु पर रहे हैं, यहाँ पर, और कहां से निकाल रहे हैं, यहाँ से, क्योंकि केंद्र पर ही तो Q रखा हुआ है। इसका मतलब इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डेरिवेशन इससे पहले किया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वो Q बट्टे जिस आवेश रखा है वहां से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस दूरी का स्क्वायर। सिंपल सा है। तो आप ये कह सकते हैं कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। कहने का मतलब इस Q आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P बिंदु पर। तो यहां तक की दूरी क्या है R,
इसके कारण निकाल रहे हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E हमें प्राप्त हो गया, इंटीग्रेशन dA मतलब बराबर 4 पाई स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो हम इस फाई E में E की और dA की वैल्यू रख देंगे, तो आप यहां पे रखिएगा। इसीलिए फाई E इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे E क्लोज इंटीग्रेशन dA। E की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्लोज इंटीग्रेशन dA की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, देखो 4 पाई से 4 पाई गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई E बराबर क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई E बराबर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक्चुअल में जो गॉस की प्रमेय कहती है वो भी फाई E इक्वल टू कहती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई डेरिवेशन। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।